दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान के वर्ष 2014 का प्रश्न पत्र। आप इस प्रश्न पत्र को तैयार कर लीजिए दोस्तों। इसमें हम कुल 70 प्रश्नों को हल करेंगे और ये वीडियो नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान के प्रवक्ता परीक्षा, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता और टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र के लिए विशेष उपयोगी है। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है यह है कि भारत के किस प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन है आपके राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं और जनसंख्या में अनुपात के आधार पर, प्रतिशतता के आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या भी बहुत अधिक है और ये लगभग 20% से अधिक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि लोकसभा में जो आरक्षण है ये 412 सीटों पे सामान्य सीटें हैं, 84 सीटों पर जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं 84 सीटें, और 47 सीटें जो हैं ये शेड्यूल्ड ट्राइब या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य में दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक 5-5 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है। ऑप्शन है आपके कनाडा, इंग्लैंड, यूएसए और जापान। तो आप जानते हैं इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है, जबकि अमेरिका और भारत के संविधान जो हैं वो लिखित संविधान की श्रेणी में आते हैं। और एक फैक्ट और आपको जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिटेन की जो संसद है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत अपनाया गया है और ब्रिटेन की संसद को अन्य सभी देशों के संसदों की जननी कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य संगठन नहीं है। ऑप्शन है आपके नाटो, सेंटो, सीटो और अमेरिकी राज्यों का संगठन। तो दोस्तों नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो और सीटो ये सभी सैन्य संगठन हैं, जबकि अमेरिकी राज्यों का संगठन ये सैनिक संगठन नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक नहीं है। ऑप्शन है आपके हर्बर्ट बटरफील्ड, E.H. कार, जेम्स सार्टवेल और रिनोल्ड नेबुर। तो दोस्तों इसमें हर्बर्ट बटरफील्ड, E.H. कार और रिनोल्ड नेबुर तीनों विचारक देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण के समर्थक नहीं हैं, जबकि जेम्स सार्टवेल जो हैं वो आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित हैं। तो जेम्स सार्टवेल जो हैं ये आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित हैं। अगर जो प्रश्न ये होता कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आदर्शवादी दृष्टिकोण का समर्थक कौन है, तो जेम्स सार्टवेल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सौदेबाजी सिद्धांत का आधार क्या है। ऑप्शन है संधिवार्ता, राष्ट्रीय हित, युद्ध और संघर्ष। तो सही उत्तर है सौदेबाजी सिद्धांत का आधार जो है वो संधिवार्ता है, जबकि राष्ट्रीय हित, युद्ध और संघर्ष जो हैं ये इसमें शामिल नहीं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपियन एकता आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है द गाल, कर्नाड एंड्योर और जीन मोनेट और रॉबर्ट सुमेन। तो दोस्तों यूरोपियन एकता आंदोलन के जनक कार्नाड एडेन्योर, जीन मोनेट और रॉबर्ट सुमेन हैं और यूरोप में प्रारंभ हुए इस एकता आंदोलन में कई दार्शनिकों का योगदान रहा है। तो यूरोपियन एकता आंदोलन के जनक कार्नाड एडेन्योर, जीन मोनेट और रॉबर्ट सुमेन तीनों को माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सोवियत संघ शांति मैत्री और सहयोग संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो सही उत्तर है वर्ष 1971 में। शीत युद्ध के दौरान 1971 में भारत और सोवियत संघ गणराज्य के बीच शांति मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कुछ कथन दिया गया है उस पर विचार करना है और आपको बताना है कौन से कथन गलत हैं। तो देखिए, उदारवादी वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं, ये जो है
गलत है आपका। इसके अलावा नव दक्षिण पंथ नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करता है, सही है। और दोस्तों देखिए, मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं, ये भी गलत है। तो दोस्तों मार्क्सवाद जो है खुलेपन और दायित्व बोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं और ये कथन सत्य है। और मार्क्सवाद का वैज्ञानिक विश्लेषण कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 3 आपके गलत हैं। अगला प्रश्न है, नाटो और वर्साय संधि के मध्य निशस्त्रीकरण संधि कब की गई थी? तो सही उत्तर है 1990 में। 1990 में नाटो और वर्साय संधि के मध्य निशस्त्रीकरण की संधि की गई थी। नाटो क्या है? तो दोस्तों नाटो का गठन संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में 1949 में किया गया था और वर्साय संधि जो थी वो सोवियत संघ गणराज्य के नेतृत्व में ये संधि की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं? तो सही उत्तर है रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल एक शक्तिवादी विचारक हैं। उनका मानना है कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है, इसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की पुस्तक द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना के लिए की थी? तो सही उत्तर है ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन के कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की आलोचना करने के लिए किया था। आप जानते हैं कि बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं और उनका मुख्य सिद्धांत अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शांति अध्ययन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शांति शोध हिंसा और संघर्ष के बीच संबंध स्थापित करना चाहती है। शांति शोध की यह मान्यता है कि संघर्ष को मानवीय समाज से समाप्त किया जा सकता है और शांति शोध संघर्ष की अपरिहार्यता में विश्वास करता है। तो ये है दोस्तों, देखिए आयोग द्वारा दोस्तों इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है क्योंकि इसमें जो कथन है वो क्लियर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलंबो समझौता 1962 का संबंध किससे है? तो कोलंबो समझौता ऑप्शन है आपके भारत चीन सीमा विवाद, श्रीलंका की तमिल समस्या, भारत और श्रीलंका के आपसी मतभेद और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है कि कोलंबो श्रीलंका और भारत से संबंधित हो सकता है, लेकिन कोलंबो समझौता 1962 जो है इसका संबंध भारत चीन सीमा विवाद से है। याद रखिएगा, भारत चीन सीमा विवाद से संबंधित है कोलंबो समझौता। दोस्तों 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद सीमा विवाद का मुद्दा सामने आया था और इस विवाद को सुलझाने के लिए 1962 में 6 अफ्रो एशियाई देशों इंडोनेशिया, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, घाना, श्रीलंका इनके द्वारा कोलंबो प्रस्ताव के माध्यम से दोनों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया गया था, जिसे बाद में कोलंबो समझौता 1962 कहा गया था। तो याद रखिएगा, कोलंबो समझौता 1962 का संबंध भारत चीन सीमा विवाद से है। अगला प्रश्न है, डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स। डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके मार्गेंथाउ, रूजवेल्ट, जॉर्ज शुल्ज और हेनरी किसिंजर। तो सही उत्तर है दोस्तों मार्गेंथाउ डिलेमास ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं और मार्गेंथाउ को यथार्थवाद का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सीटों का एक अंग नहीं है? ऑप्शन है आपके सभा, परिषद, सचिवालय और कार्य समूह, पहरुआ समितियां। तो सही उत्तर है दोस्तों सभा। सभा जो है वो सीटों का अंग नहीं है और सीटों की स्थापना शीत युद्ध के दौरान एक सैन्य गठबंधन के रूप में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कूटनीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कूटनीति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं आपके, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वार्ता के साधन द्वारा प्रबंधन की कूटनीति। ऑप्शन बी है, कूटनीति राजनीति की ऐसी व्यवस्था में काम करती है जिसमें युद्ध एक संभावना है। और सी है, कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो। और देखिए
कूटनीति में सफलता का अर्थ ये होता है कि अन्य राष्ट्रों को अपने दृष्टिकोण पर अपने लिए मना लिया जाए। तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन सी ध्यान दीजिए कि कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो। ये जो है कूटनीति के बारे में जो है गलत है। कूटनीति तभी प्रासंगिक होगी जबकि पूर्ण असहमति हो। ये कथन जो है कूटनीति के बारे में गलत है। कूटनीति का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विशेष महत्व है और इसके माध्यम से कूटनीति या डिप्लोमेसी के माध्यम से ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों से अपने संबंधों को निर्धारित करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में कब हुआ था? तो यहाँ ऑप्शन है दोस्तों 2010 में। ब्रिक्स जो है ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका देशों का समूह है। ये अपने पारस्परिक मुद्दों को लेकर एक संगठन बनाए हुए हैं और 2010 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में हुआ था। अगला प्रश्न है लोक प्रशासन के किस विद्वान को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? ऑप्शन है हर्बर्ट साइमन, टय, मिलेट और ड्रोर। तो सही उत्तर है दोस्तों हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है और हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन में जो डिसीजन मेकिंग थियरी है उसकी व्याख्या विस्तार से की है। अगला प्रश्न है द न्यू स्टेट नामक पुस्तक की रचना किसने की है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। द न्यू स्टेट जो है इसकी रचना, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बुक है, इसकी रचना MP फालिट द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कौन सा अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है? ऑप्शन है आपके एकल छोर, गप्पे मारना, संभावना और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण इसमें से सभी है, क्योंकि एकल छोर, संभावना और गप्पे मारना ये सभी संचार के अनौपचारिक या अंगूरी लता संचार के उदाहरण हैं। और अंगूरी लता संचार जो होता है इसमें सूचना का प्रवाह बहुत तेजी से अनौपचारिक रूप में होता है। अगला प्रश्न है अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपके टेलर, गेलब्रेथ दंपति, मैकफरलैंड और थर्बलिक। तो सही उत्तर है अपवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन FW टेलर ने किया था। दोस्तों FW टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी विचारधारा ये प्रतिपादित करती है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार तथा पहल का सहारा लिया जाना चाहिए? तो ये जो विचारधारा है देखिए इस्तेखानोवाद विचारधारा जो है इसमें ये माना जाता है कि उत्पादन में वृद्धि के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार और पहल का सहारा लिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है वो ये है कि देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है थोड़ा सा लंबा है। भारत पाकिस्तान संबंधों के संबंध में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले हम कथन देख लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। कथन है शक्तिशाली राज्य द्विपक्षीय बातचीत को विशेष प्राथमिकता देते हैं जबकि कमजोर राज्य बहुपक्षीय पद्धति को चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि शक्तिशाली राज्य कमजोर राज्यों को दूर रखना चाहते हैं जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों के साथ प्रगाढ़ संबंध, राजनीतिक और आर्थिक संबंध चाहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि शक्तिशाली राज्य अन्य राज्यों से समर्थन लेकर अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास करते हैं जबकि कमजोर राज्य शक्तिशाली राज्यों पर शक्ति का दबाव डालते हैं। इसमें से बताना है आपको कि कौन से कथन गलत हैं। तो सही उत्तर है कि केवल 2 और 3, यानी 2 और 3 जो कथन हैं वो गलत हैं जबकि सही कथन केवल 1 है। अगला प्रश्न है 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के पूर्वार्ध में किसने प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था? ऑप्शन है आपके मधु लिमये, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई। तो सही उत्तर है समाजवादी विचारक रहे जयप्रकाश नारायण। इन्होंने 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में प्रजातंत्र के लिए नागरिक नामक आंदोलन चलाया था। तो ये कठिन प्रश्न है दोस्तों, देखिए आप इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है यूगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में विखंडन शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करता है? कौन से राज्यों का समूह है जो नए राज्यों को सही रूप से बताता है? तो दोस्तों यूगोस्लाविया का जो राज्यों में विघटन हुआ था उसका सही क्रम है बोस्निया, हर्जगोविना, सर्बिया और स्लोवेनिया। तो ये जो है शीत युद्ध के अंत के समय यूगोस्लाविया का 5 पृथक राज्यों में विखंडन हो गया था। ये हैं बोस्निया, हर्जगोविना, सर्बिया और स्लोवेनिया।
अगला प्रश्न है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन किससे संबंधित था? तो सही उत्तर है दोस्तों शासन और प्रशासन में नैतिकता। शासन या प्रशासन में नैतिकता से संबंधित था प्रशासनिक सुधार आयोग का चौथा प्रतिवेदन। अगला प्रश्न है दोस्तों सार्क समूह के 8 सदस्य देशों के रूप में अफगानिस्तान को किस शिखर सम्मेलन द्वारा इसमें शामिल किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सार्क के जो देश हैं दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है सार्क, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में दक्षेस भी कहा जाता है। इसमें पहले 7 कंट्रीज शामिल थीं, दक्षिण एशिया के 7 देश शामिल थे, लेकिन बाद में प्रश्न ये है कि किस सम्मेलन द्वारा 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को शामिल किया गया? तो सही उत्तर है दोस्तों 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में नई दिल्ली में सार्क के 8वें सदस्य के रूप में अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है? ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसदीय प्रश्न, किसी विषय पर आधे घंटे की बहस, बजट पर चर्चा। तो सही उत्तर है राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है। दोस्तों राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय नियंत्रण की विधि नहीं है, लेकिन बजट पर बहस, संसदीय प्रश्न, प्रश्न पूछना, किसी विषय पर चर्चा करना, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ये सभी जो चीज़ें हैं ये सरकार पर नियंत्रण बनाए रखने के तरीके हैं, यानी संसदीय नियंत्रण के विधि हैं ये सब, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण संसदीय नियंत्रण की विधि में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है किसके द्वारा लोक निगमों को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, किसके द्वारा लोक निगम को 20वीं सदी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा गया? तो W.A. रॉबिन्सन ने लोक निगमों को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी संवैधानिक मौलिकता कहा है। आप इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? ऑप्शन है आपके प्रशिक्षण, सुधार, प्रौद्योगिकी और लोचशीलता। तो देखिए क्षमता निर्माण में जो शामिल हैं प्रशिक्षण शामिल है, सुधार शामिल है और टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, लेकिन लोचशीलता ये क्षमता निर्माण में शामिल नहीं है। तो प्रश्न भी यही पूछ रहा है कि क्षमता निर्माण की पद्धति कौन सी नहीं है? तो लोचशीलता क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न है डाक और तार प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है डाक एवं तार प्रशिक्षण संस्थान। अगला प्रश्न है एक विचारक हैं ग्रीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है? राज्य, समाज, सामाजिक चेतना और विधि, इनमें से कौन सा प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है T.H. ग्रीन के अनुसार? दोस्तों T.H. ग्रीन आप जानते हैं कि एक आदर्शवादी विचारक हैं, आइडियलिस्टिक थिंकर हैं, और उन्होंने राज्य को आदर्श रूप के रूप में स्वीकार किया है और ये मानते हैं कि प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत जो है वो समाज है। समाज प्राकृतिक अधिकारों का स्रोत है, T.H. ग्रीन का मानना है। तो सही उत्तर हो जाएगा समाज। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन हीगल के नौकरशाही संबंधी विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो देखिए यह एक सार्वभौमिक वर्ग है, यह वर्ग जनसेवा से संबंधित है, यह वर्ग ईमानदारी से अपने कार्य करता है और हीगल आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन करता है। तो दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि आनुवांशिक नौकरशाही का समर्थन हीगल के द्वारा नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह की रचना की थी? तो दोस्तों हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह बुक आप सर्च करिएगा, इसमें से जो ऑप्शन दे रहा है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लियो टॉल्स्टॉय और हेराल्ड लास्की, ये चारों इससे संबंधित नहीं हैं, यानी इसके रचनाकार हिस्ट्री ऑफ सत्याग्रह के रचनाकार चारों नहीं हैं और आयोग द्वारा इस प्रश्न को अपने मूल्यांकन से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है किसके संसर्ग ने M.N. राय को मैक्सिको में मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था? ऑप्शन है आपके माइकल बोरोडीन, लेनिन, एल्फिंस्टन और इयान ब्राउनली। तो दोस्तों सही उत्तर है माइकल बोरोडीन। इनके संसर्ग ने या इनके सानिध्य ने मैक्सिको में M.N. राय को मार्क्सवाद अपनाने के लिए प्रेरित किया था और भारत में मार्क्सवाद के विचार को लाने का श्रेय M.N. राय को है। M.N. राय को उग्र मानवतावादी भी कहा जाता है। मानवेंद्र नाथ राय इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है दोस्तों फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं?
ऑप्शन है डायसी, बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जल्दी ये सामने नहीं आता है आपके पढ़ाई के दौरान, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन वर्सेज फ्रीडम नामक पुस्तक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। C.L. बेपर ने J.S. मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक दार्शनिक की संज्ञा दी थी। C.L. बेपर ये जो हैं राजदर्शन का स्वाध्याय इनकी पुस्तक का नाम है और इन्होंने मिल को इसमें एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी? ऑप्शन है आपके पर्शियन लेटर, सहिष्णुता पर पहला प्रश्न, शासन पर 2 प्रबंध और कैरोलिन के संविधान के मूल तत्व। तो सही उत्तर है दोस्तों पर्शियन लेटर की रचना जॉन लॉक द्वारा नहीं की गई है, जबकि अन्य जो 3 पुस्तकें हैं उनकी रचना जॉन लॉक के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कि किस पुस्तक में रूसो ने सामान्य इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो देखिए रूसो की जो पुस्तकें हैं द एमाइल, नावले हेलाइज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। तो सही उत्तर है सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता में रूसो ने जनरल विल की अवधारणा का जो है प्रतिपादन किया है और सामान्य इच्छा को प्रतिपादित करते हुए रूसो कहता है कि ये व्यक्तियों की यथार्थ इच्छाओं का योग है जो कि जन कल्याण पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविड एप्टर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण परंपरा नहीं है? ऑप्शन है आपके संस्थावाद, बहुलवाद, संरचनावाद और एक सदनवाद। तो दोस्तों सही उत्तर है संरचनावाद। संरचनावाद को डेविड एप्टर जो है राजनीतिक विश्लेषण की महत्वपूर्ण परंपरा नहीं मानते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संरचनावादी नहीं है? ऑप्शन है आपके ग्रीन, दुर्खीम, बेबर और मार्क्स। तो दोस्तों ग्रीन जो है T.H. ग्रीन ये संरचनावादी विचारक नहीं है, जबकि दुर्खीम, बेबर और मार्क्स संरचनावादी विचारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा था? डेविड ईस्टन, मार्क्स, बेबर और कार्ल डायस। तो सही उत्तर है दोस्तों मार्क्स ने विचारधारा को एक भ्रामक चेतना कहा था और वैज्ञानिक समाजवाद के जनक के रूप में मार्क्स जो है ऐसे राज्यविहीन और वर्गविहीन समाज की कल्पना करता है जिसमें विचारधारा का कोई स्थान नहीं होता है और उसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना करती है, ये गलत है क्योंकि तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की स्थापना नहीं करती है। तुलनात्मक राजनीति विश्व को कम भ्रांतिपूर्ण बनाती है, सही है। तुलनात्मक राजनीति इस पूर्वाभ्यास में मदद करती है कि विश्व किस ओर अग्रसर है और तुलनात्मक राजनीति उन संस्थाओं और प्रथाओं को बनाती है जो हमारी अपनी समझ से बेहतर या बदतर हैं। तो दोस्तों सही उत्तर है कि तुलनात्मक राजनीति के जो है क्षेत्र के बारे में जो ऑप्शन ए है ये गलत है, जो ये कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति आदर्श राज्य की कल्पना करती है। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र के संबंध में ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म व डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक की रचना शुम्पीटर द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में किसका प्रकार्य हित सदन है, हित स्पंदन है? लोकतंत्र में किसका प्रकार्य हित स्पंदन है? ऑप्शन है आपके गैर सरकारी संगठन, नागरिक समाज, दबाव समूह और न्यायपालिका। तो दोस्तों दबाव समूह या प्रेशर ग्रुप जो हैं इनका कार्य हित स्पंदन है। दबाव समूह अपने ग्रुप के या अपने समूह के हितों की पूर्ति के लिए शासन या सरकार पर दबाव बनाते हैं। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक राजनीति से देखिए, तुलनात्मक राजनीति के दृष्टिकोण के रूप में संस्था परक इस तथ्य से सीमित हैं कि शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं। इसके अलावा सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है, देखिए सही है, और सभी देशों में लिखित संविधान नहीं होता है। तो कुल मिलाकर जो संस्था परक जो हैं इस तथ्य से सीमित हैं
केवल 1-2 सही है कि तुलनात्मक राजनीति का ये दृष्टिकोण संस्थापरक इस तथ्य से सीमित है कि शक्ति धारक जो निर्णय लेते हैं वे संस्थागत मानकों द्वारा स्वीकृत होते हैं पर निर्धारित नहीं, क्योंकि सभी देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है, किस राजनीति शास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विभेदीकरण और आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषताएं माना है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक विभेदीकरण और आर्थिक परिवर्तन को राजनीतिक परिवर्तन को आधुनिकीकरण की विशेषता S.N. आइजनस्टाइन ने माना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित विचारक जो हैं इसमें ऑप्शन है इल्चमैन, रुडोल्फ लासवेल और गोल्डहैमर। तो दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन इल्चमैन और हेराल्ड लासवेल दोनों राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित हैं, इल्चमैन और लासवेल। आयोग द्वारा इस प्रश्न को भी मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूबर्ट द्वारा प्रशासकों की कोटियों में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है आपके लोकतांत्रिक, विवेकशील, आदर्शवादी और वास्तविकतावादी। तो सूबर्ट द्वारा प्रशासन को जिन कोटियों में बांटा गया है उसमें लोकतांत्रिक अवधारणा को जो है शामिल नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, चुनाव सुधारों के लिए भारत में किस वर्ष जगन्नाथ राव समिति का गठन किया गया था? जगन्नाथ राव समिति का गठन दोस्तों 1971 में किया गया था। तो सही उत्तर है 1971 और जगन्नाथ राव समिति चुनाव सुधारों से, इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सही उत्तर है आमंड और कोलमैन जो हैं दोस्तों पॉलिटी ऑफ द डेवलपिंग एरिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कुछ कथन हैं उन पर विचार करना है आपको। देखिए कथन, पहला कथन है दोस्तों कि ग्रामसी शासक वर्ग की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता पर बल देता है। तो ये आपका सही नहीं है। ग्रामसी के अनुसार वर्ग व्यवस्था केवल असमान आर्थिक और राजनीतिक शक्ति पर आधारित है। सही है। ग्रामसी का कहना है कि नागरिक समाज द्वारा ही पूंजीवादी वर्चस्व के मूल्यों और मान्यताओं का प्रसार किया जाता है। तो ये भी सही है। तो दोस्तों 2 और 3 जो ऑप्शन हैं वो सही हैं। ग्रामसी जो है एक नव मार्क्सवादी विचारक हैं, वो अपने प्राधान्य की संकल्पना देता है या जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी, उसमें बताता है कि समाज में जो वर्ग विभाजन है वो आय के असमान वितरण के कारण होता है और ये व्यवस्था जो है कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी व्यवस्था की देन होती है। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके फ्रेडरिक लिस्ट, स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस। तो दोस्तों फ्रेडरिक लिस्ट जो हैं ये विकास के परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है, जबकि एडम स्मिथ, रिकार्डो और माल्थस ये सभी विचारक परंपरावादी दृष्टिकोण से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयोगिता की आधिकारिक वृद्धि करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये सही है। बेंथम का मानना है कि मनुष्य उपयोगिता की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं। बेंथम महिलाओं के मताधिकार का पुरजोर समर्थन करते थे, ये सही है। और दार्शनिक उग्रवादी बेंथम के अनुयायी थे, ये सही नहीं है। तो 1 और 2 जो ऑप्शन है ये सही है। बेंथम उपयोगितावाद के समर्थक थे और वे अधिकतम उपयोगिता की बात करते हैं और साथ ही बेंथम ने महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा देश अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण फ्रांस को माना जाता है। दोस्तों फ्रांस अध्यक्षात्मक और संसदात्मक शासन प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। अगला प्रश्न है 16वीं लोकसभा से संबंधित है। 16वीं लोकसभा का जो है पूछ रहा है कि मतदान प्रतिशत कितना था। तो ये प्रश्न काफ़ी पुराना हो गया है, 66.4% मतदान प्रतिशत था। आइए देखते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। तो J.S. मिल, हाब्स, मैकियावेली और मार्क्स। देखिए J.S. मिल ने दोस्तों महिला मताधिकार और श्रमिक सहकारी संस्थाओं की बात की थी। इसके अलावा देखिए हाब्स जो है
ये हाब्स का सामाजिक समझौता है। मैकियावेली जो है, मैकियावेली का जो सिद्धांत है दोस्तों, सीजर बोर्गिया का राज्य शिल्प, और मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष की बात करता है। तो ये आपका सही मिलान इस तरह से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर व्यवहारवाद की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कैसे? तो सही उत्तर है व्यवहारवादी शोध के प्रसार के रूप में उत्तर व्यवहारवाद की व्याख्या की जा सकती है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में परंपरागत सिद्धांतों के विरुद्ध एक आंदोलन चला। इसको व्यवहारवादी आंदोलन कहा जाता है। व्यवहारवादी आंदोलन एक मूल्य निरपेक्ष आंदोलन था, जबकि उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों को भी विशेष महत्व दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो सही उत्तर है तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। दोस्तों, 2 जून 2014 को जो तेलंगाना है वो आंध्र प्रदेश से विभाजित करके 29वां राज्य भारत का बना था। लेकिन अब एक प्रकार से जो इस समय राज्यों की स्थिति है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29वां राज्य तेलंगाना बना था, लेकिन अभी हाल में जम्मू कश्मीर राज्य में जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इससे अब भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अगला प्रश्न है, जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड लिटन था। 1878 में ये एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व का साधारणतया बहुदलीय व्यवस्था से संबंध होता है। सही है। और इस व्यवस्था में छोटे दलों के लिए कुछ सीटें प्राप्त करना आसान होता है। तो दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कथन है कि यह मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है। सही है। और कारण है कि राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म, साम्राज्यों के विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है। तो दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ये मानने के लिए कारण है कि राष्ट्र का युग अब समाप्ति की ओर है, लेकिन राष्ट्रवाद के कारण नए राज्यों का जन्म हुआ था, साम्राज्यों का विघटन और सीमाओं का पुनर्निर्धारण हुआ है, लेकिन जो है आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न है, कथन है कि विदेश नीति में अधिकतम राष्ट्रीय स्वायत्तता के सिद्धांत की पुष्टि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। सही है। और कारण है कि बगैर अपनी पहचान को खोए विश्व के विभिन्न देशों के मध्य अंतरक्रिया गुटनिरपेक्षता की भावना ने की थी। तो इसमें दोस्तों कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर जो है या कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। कथन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण द्वारा उस निर्धनता को कम करने की संभावना कम है जो उप क्षेत्रों या मुहल्ले के बीच विषमताओं को उत्पन्न करती है। तो ये गलत है। कारण है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के परिणामस्वरूप निम्नलिखित स्तरों पर सशक्त इकाइयों में अभिजनों द्वारा ग्रहण प्रग्रहण हो सकता है। तो दोस्तों, ये आपका सही है। तो ए गलत है, लेकिन आर इसमें सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन है आपके मणिबेन पटेल, दुर्गा भाभी, सत्यवती देवी और खुर्शीद बहन। तो सही उत्तर है मणिबेन पटेल ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा बेमेल है? पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। तो श्री अरबिंदो द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, एम.के. गांधी द स्टोर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और श्रीमन नारायण गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, और के.पी. करुणाकरन एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन। दोस्तों, ये जो है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशन, ये के.पी. करुणाकरन की रचना नहीं है, बल्कि ये कौशल किशोर मिश्र की रचना है। इसके अलावा जो अन्य पुस्तकें हैं, जैसे श्रीमन नारायण की गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, और श्री अरबिंदो की है द स्पिरिट एंड फॉर्म ऑफ इंडियन पॉलिसी, और एम.के. गांधी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सभी पुस्तकें सुमेलित हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन देख लीजिए, वीटी कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी, बी.एन. राव और के.एम. मुंशी। तो दोस्तों भारतीय संविधान सभा का सदस्य जो है वो बी.एन. राव नहीं थे। बी.एन. राव जो हैं भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन इनको भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है और भारतीय संविधान के ये संवैधानिक सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों वीटी कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी और के.एम. मुंशी ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन बी.एन. राव संविधान के संवैधानिक सलाहकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित करके संशोधन नहीं कर सकती है? तो सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 जो है ये नए अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के संबंधित है। इसके लिए राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से जो है प्रस्ताव पारित होना चाहिए और भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में संसद जो है साधारण बहुमत से विधि पारित करके संशोधन नहीं कर सकती है। इसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विषय संघ सूची का विषय नहीं है? ऑप्शन है आपके विवाह और तलाक, नागरिकता, बैंकिंग, अंतरराज्य व्यापार। दोस्तों विवाह और तलाक जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, न कि संघ सूची का। और अन्य विषय जो हैं चाहे नागरिकता हो, बैंकिंग हो, अंतरराज्य व्यापार, देखिए अन्य विषय संघ सूची से संबंधित हैं। बैंकिंग, नागरिकता और अंतर्राज्यीय व्यापार, विदेश संबंध ये सभी संघ सूची से संबंधित विषय हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है, लेकिन ऑप्शन में 10 का ऑप्शन नहीं है। आपकी जानकारी के लिए 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो अंतिम बार उत्तर प्रदेश में 2002 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लागू किया गया था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित ये असिस्टेंट प्रोफेसर का राजनीति विज्ञान का वर्ष 2014 का प्रश्न पत्र था और सामान्य रूप से देखा जाए तो इस परीक्षा का या इस प्रश्न पत्र का लेवल हार्ड है। इसमें प्रश्न जो है कठिन पूछे गए हैं और थोड़े विश्लेषणात्मक टाइप के पूछे गए हैं, लेकिन 1-2 बार आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ से भी जो प्रश्न हैं आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।